नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 24 फरवरी हिंदी के लिए आज तक अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ना ही उन्होंने एकदम बिल्कुल किताब को छुई है और ना ही उन्होंने कुछ याद किया है। मुझे पता है कि इस क्लास में कई सारे योद्धा ऐसे आएंगे जो कहेंगे, सर आप ये किस प्रकार का बता रहे हो, कैसा बता रहे हो, ये ट्रिक एग्जाम में लागू नहीं होती। लेकिन मेरा उन योद्धाओं से कहना है कि कृपया करके अगर आपने पढ़ाई करी है तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छे से स्कोर करिए। ये वीडियो केवल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। कैसे सॉल्व करेंगे हिंदी का पेपर? आप लोग, पेपर आता है टोटल 70 नंबर का। कितने नंबर का भाई साहब? 70 नंबर का आपका पेपर आता है। तो इस 70 नंबर में अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से समझ लिया, इसमें कोई ना तो हम पढ़ाई करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, मात्र ट्रिक देखेंगे किस प्रकार से हम बनाएंगे क्वेश्चन, किस प्रकार से हमको बहुविकल्पी सॉल्व करना है, किस प्रकार से हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है। तो 70 में से आप लोग 45 नंबर, 45 40 45 तो आराम से आएंगे अगर बिल्कुल इसी प्रकार से आपने कर दिया। तो हमने उन योद्धाओं को बता दिया है जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा है तो वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो इस वीडियो में कंटिन्यू रहें। तो क्या करना है? सबसे पहले बिना कुछ पढ़े, बिना याद किए, भैया इसलिए हमने लिख दिया है कि ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, तुरंत देख ले और समझ जाए। तुक्का मारने का सही तरीका बताएंगे। वैसे तो काम नहीं करता है, बहुत कम काम करता है, क्योंकि ये आपकी किस्मत की बात है। अगर आपने तुक्का लगा दिया, बाई चांस गलत भी हो जाता है, सही भी हो जाता है, तो उससे आपकी हेडेक है। हम आपको केवल अवेयर कर देंगे, आपको हम बता देंगे किस प्रकार आपको लगाना है। ठीक है, 7 तरीके हम आपको बताएंगे। अगर आपको समझ में आए तो लगा देना, अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% काम करेगा बोर्ड एग्जाम में। ये ऐसे तरीके हैं जो कि काम कर जाते हैं। तो हमने आपके लिए तरीके निकाले हैं। सबसे पहला तरीका आपके सामने हम बताएंगे। आपको क्या करना है बोर्ड एग्जाम में? सबसे पहले अगर इस तरीके की आपकी कॉपी, हालांकि ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी नहीं है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से कॉपी मिलती है, तो साइड में आपको, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? साइड में आपको, लेफ्ट साइड में आपको 2 लाइन खींचनी है, केवल और केवल नीले पेन से या फिर आपको ब्लैक पेन से आपको लाइन खींचनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न देखेंगे किस प्रकार से पेपर आता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपके सामने कितने, 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहला टाइप जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आएंगे। ऑब्जेक्टिव अब कितने आते हैं? टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो आपको किसमें? OMR सीट पर फिल करने होते हैं। तो आपको किस प्रकार से उसमें गोले में काला करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, वो बताएंगे। ठीक है, एंड हमारा सेकेंड नंबर टाइप रहेगा जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। अब आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो हम पहले ही बता चुके हैं, जिन्होंने अगर याद किया है तो वो बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसा बुक में है, जैसा हमने पहले बता रखा क्वेश्चंस को, वो उसी प्रकार से करेंगे। ये वीडियो केवल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने याद नहीं किया है और जिनको याद नहीं होता है। ठीक है, अगर भूल जाते हो तो ये वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले देख लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं किसका? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपके सामने कौन कौन से 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं? जैसे आपके सामने एक ऑप्शन ए होता है, एक ऑप्शन बी, दूसरा सी हो गया, तीसरा डी हो गया, चौथा डी हो गया हमारा। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दिए। तो सबसे पहली नंबर कंडीशन आपकी क्या रहेगी? आपको क्या फॉलो करना है बोर्ड एग्जाम में वो देखो। तो सबसे पहले अगर आपको इन चारों ऑप्शन में से अगर आपको ये आपको मिल जाता है ए और बी दोनों, अगर आपको ऑप्शंस में से ए और बी दोनों अगर आपको देखने को मिल जाता है तो उसी पर टिक कर देना। ठीक है, उसी पर टिक करना है। और दूसरा नंबर, सेकंड नंबर क्या करना है? अगर आपको ऑप्शन में ये सभी मिलता है तो आपको उस पर टिक कर देना है। अगर ऑप्शन में ये सभी दिखाई देता है तो उस पर टिक करेंगे। अगर ये भी नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है? तो अगर आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं, अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है तो हम लोग उस पर टिक कर रहे होंगे। ये टिक नहीं करना होता। बोर्ड एग्जाम में एक आपको अलग से सीट मिलती है, उसको OMR सीट बोलते हैं, उसमें आपको फिल करना पड़ता है ये। इसके बाद 4th नंबर में हमारा क्या रहेगा, अगर ये तीनों ही नहीं मिले, अगर आपके चारों ऑप्शंस दूसरे हों, जैसे इस प्रकार से चारों अलग अलग हों, चारों ऑप्शन अलग हों, तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो देखो या तो आप लोग ए पर टिक कर देना या फिर सी पर टिक कर देना, या तो आप लोग ए पर टिक करोगे या फिर सी पर। अब ये आपकी किस्मत की बात है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही निकल जाएगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, तो आपकी किस प्रकार से किस्मत होने वाली है। तो ए पर टिक कर देना या फिर सी पर टिक कर देना। तो ये जो होता है बहुविकल्पी सॉल्व करने का तरीका होता है। कुछ और भी तरीके वो भी हम देख लेते हैं, कौन से तरीके हैं। देखो सबसे पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आपके सामने कुछ ऐसा प्रश्न मिलता है जो कि सन या ईस्वी से रिलेटेड हो, सन या ईस्वी वाला हो, तो उसको किस प्रकार से हैंडल करना है। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, तो आपको मान लो कि याद नहीं है ये वाला प्रश्न, मान के चलो कि ये वाला प्रश्न आपको याद नहीं है, तो इसको किस प्रकार से हमको करना है। तो इसमें आपको ट्रिक लगानी कौन सी, इसमें बड़ा और छोटा, ये ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। बड़ा और छोटा, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा 1951 है, और सबसे छोटा कौन सा है 1937 है। तो बड़ा और छोटा को हम छांट लेंगे और बाकी ऑप्शंस को हम गलत कर देंगे। बड़ा और छोटा को हम छांट लेंगे, बाकी ऑप्शंस को हम गलत कर देंगे। अब आपको इसमें करना क्या है, अब आपको अगर लगे कि ए सही होगा तो ए पर टिक कर दो, बी सही होगा तो बी पर टिक कर दो। वैसे इसका ऑप्शन नंबर तो बी सही होगा, 1937 इसका निधन हुआ था इनका, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अब आपकी ये किस्मत पे डिपेंड है, अगर ए सही निकला तो भी अच्छी बात है, बी सही निकला तो भी अच्छी बात है। तो और ये ट्रिक आपकी न्यूमेरिकल्स में भी काम करती है। कौन सी ट्रिक, यही वाली ट्रिक। सेकेंड नंबर ट्रिक देख लो, जितना कठिन सवाल आ गया, जितना भी कठिन सवाल आता है उसका ऑप्शन सही ज्यादा होता ए। जितना भी अगर कठिन सवाल आपको दिखाई दे रहा है, वैसे तो आपको सभी कठिन लगेंगे क्योंकि आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो आपको सभी कठिन लगने वाले हैं। तो ऑप्शन ए बेस्ट रहता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ज्यादा बेस्ट रहता है, हमने अभी आपको बताया भी था। इसके बाद ज्यादा कैलकुलेशन वाले प्रश्न हमेशा अगर मैथ में है तो ज्यादा कैलकुलेशन होती है, तो उसमें भी ज्यादा ऑप्शन ए सही होता है। इसके बाद 4th नंबर में ज्यादा अंक वाले प्रश्नों का उत्तर भी ए सही होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखो, एक काम करना, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो या फिर ए टिक कर दो या फिर सी टिक कर दो। अभी हम आपको बताएंगे ए कब टिक करना और सी कब टिक करना, वो अभी देखेंगे हम। 5th नंबर में देख लो, यदि आपको एग्जाम में कोई इस तरह से प्रश्न आता है, अगर एक ऑप्शन में इनमें से सभी, अगर ये सभी दिया है और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से अगर ऑप्शन मिलता है तो आप लोग उसी ऑप्शन पे टिक करना है आपको, ये हमने पहले बता भी रखा है। 6 नंबर में अगर कोई ऑप्शन बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा हो तो उसको बाहर निकाल दो, जैसे 40, 55, 60, लेकिन इसमें जो 2.2 लिखा है ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन कट कर दो, ये नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हो भी सकता है, ये हम कह नहीं रहे 100% की नहीं होगा, हो भी सकता है, किस्मत की बात है। अभी हमने बताया ना कि अगर आपका लक अच्छा है तो सब कुछ हो जाएगा, अगर लक ही नहीं अच्छा होता है ना तो कुछ नहीं होता है। लोग प्रयास करते करते थक जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आप लोग इन तीनों में से आपको सेलेक्ट करना है, तो बी भी हटा देना, ए सेलेक्ट कर लेना या फिर सी सेलेक्ट कर लेना, आपका 100% सही हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इतना आपको कर देना है। 7th नंबर, अब 7th नंबर जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस ट्रिक को, 7th नंबर वाली ट्रिक को अगर अप्लाई कर दिया तो आप लोग कम से कम 12 में 13 नंबर सही करके जाओगे, 12 से 13 नंबर सही करके जाओगे अगर 7th नंबर वाली ट्रिक अप्लाई कर दी। क्या ट्रिक है देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको तो नहीं छोड़ना है, ये तो 100% क्लियर है। अगर ऐसे छात्र देखो, अगर आप लोग ऊपर वाली ट्रिक भूल जाओ, जितनी सारी ट्रिक है वो भूल जाओ, यदि 5 बार किसी एक ऑप्शन को चुन लो, 5 बार लगातार किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, तो उसमें आपके ऑप्शन की सही रहने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे हमारे सामने इस प्रकार से 1 से 5 तक प्रश्न आएंगे,
उनमें से आपको सभी में ए सेलेक्ट कर देना, सभी में ए पर गोला काला कर देना। इतना काम आपको करना है। अब 6 से 10 तक, 6 से 10 तक बी गोला काला कर देना, बी को हम लोग काला कर देंगे। बी को देखो, इनमें से आपके कम से कम 3 सही होंगे, इनमें से आपके कम से कम 3 सही होंगे। इसमें भी आप लोग सी सेलेक्ट कर लेना, इसमें भी सी सेलेक्ट कर लेना, इस प्रकार से इसमें भी डी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, लगातार करना, लेकिन जब करोगे तब लगातार करोगे, पांचों ऑप्शन लगातार सेलेक्ट होने चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी, नहीं तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से मिलेंगे, तो टोटल आपका कितना, 12 नंबर। 20 में अगर 12 भी आ रहा बिना पढ़े तो कहाँ का कम है भैया, इतना तो कर ही सकते हो ना, तो इतना ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। एंड 8वें नंबर की ट्रिक क्या है, अभी हम आपको बताए थे एग्जाम में सबसे ज्यादा सही होने वाले प्रश्न जो होते हैं वो ऑप्शन ए होता है और ऑप्शन सी होता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो रहा बहुविकल्पी का, इस प्रकार से कर सकते हो। अब देख लो, अब देख लो कुछ सब्जेक्टिव का किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव का, क्योंकि सब्जेक्टिव का नंबर आपका बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी देख लो। इसमें से 20 में से अभी हमने बताया तो आराम से 15 ला सकते हो, अगर आपने ये ट्रिक बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर दी तो ये 15 आप लोग आराम से ला सकते हो। अब देख लो कि सब्जेक्टिव में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब सब्जेक्टिव में आपका जैसा इस प्रकार से आपको खंड बा दिया रहेगा, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, तो इस प्रकार से आपको उसमें बोर्ड एग्जाम में लिखा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी। ठीक है, ब्लैक पेन से सबसे पहले आपको इधर साइड में लाइन खींचनी है ब्लैक पेन से, तो हेडिंग डालनी क्या, खंड बा। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से इस प्रकार से राइटिंग बना बनाकर खंड बा हेडिंग डालनी है। लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग हेडिंग डाल के बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में करोगे। ठीक है, और आपको एक स्केल लेकर जानी है, हम तो हालांकि हाथ से खींचे दे रहे इधर, लेकिन आपको स्केल का यूज करना है। तो स्केल से आपको इस प्रकार से आपको एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, तो जब इस प्रकार से आप लोग लाइन खींचोगे तो अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो देखो। इसमें से आपका एक गद्यांश देखने को मिलता है, ये जैसे आपका एक गद्यांश ये दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है, वो भी ट्रिक से। वो किस प्रकार से सॉल्व करोगे, 6 नंबर का है, 6 में से आपके 4 नंबर, कम से कम 4-5 नंबर पक्के हो जाएंगे। किस प्रकार से करना है वो देख लो। तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 है, तो यहाँ पर हेडिंग डालनी प्रश्नोत्तर, यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है प्रश्न संख्या, तो लिखना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है और यहाँ पर अंडरलाइन कर देनी है स्केल से। तो इस प्रकार करने वाले बोर्ड एग्जाम में फिर आपका ये गद्यांश पढ़ोगे थोड़ा सा, इस प्रकार से यहाँ पर क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आपको साइड में हेडिंग डालनी संकेत। जो भी आप गद्यांश सॉल्व कर रहे हो तो आपको हेडिंग डालनी है संकेत। मान लो कि हम ये वाला गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके सामने 2 गद्यांश आते हैं, एक गद्यांश आपका ये वाला हो गया और दूसरा गद्यांश आपका ये वाला हो गया, तो दोनों में से आपको एक करना होता है। तो हम लोग पहला करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे संकेत डालकर लिखना है, क्या लिखना है, ईर्ष्या का यही। आपको संकेत में क्या लिखना है, यहाँ पर लिखा ईर्ष्या, इसको देख देख के लिखना है, ईर्ष्या का यही। यहाँ पे डॉट डॉट बना देना है आपको। जो लास्ट में आपको लिखा है भोगनी पड़ती है, लिख दो यहाँ पर भोगनी, भोगनी पड़ती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइटिंग से जितनी अच्छी आप लोग राइटिंग बनाओगे एग्जामिनर उतना ही प्रभावित हो जाएगा और आपको नंबर पूरे में पूरे दे देगा। तो आपको राइटिंग जितना बना सको उतनी राइटिंग जरूर आपको बनानी है। तो इतना आपका संकेत हो गया। अब प्रश्न में पूछा गया है वो देख लो। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब आपको हेडिंग डालनी है अगली लाइन से, यहाँ पर संदर्भ, आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है संदर्भ। अब संदर्भ में आपको क्या करना है, तो संदर्भ में आपको याद कर लो, थोड़ा सा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर नहीं देख याद किया तो याद कर लो। अगर ये वीडियो एग्जाम से 2 घंटे पहले भी देख रहे हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत गद्यावरण, याद कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। हर गद्यांश में आपको यही करना है, प्रस्तुत गद्यावरण, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है, हिंदी से। इसको आपको ब्लैक से कर देना है, हिंदी, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किससे, गद्य खंड,
यहाँ पर आपको लिखना है हिंदी के गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित एवं श्री। अब यहाँ पर इसके लेखक लिखना है, तो लेखक को आप लोग ब्लैक पेन से करोगे। इसके लेखक हैं कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। देखो अगर आपको ये लेखक नहीं याद है, अगर आपको पाठ का नाम नहीं याद है, कैसे लिखोगे वो भी देख लेंगे अभी। द्वारा लिखित, हालांकि हमको याद है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लिखित। किस चैप्टर से लिया गया है? किस चैप्टर से लिया गया है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से, गई मेरे मन से, नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया है या अवतरित है, इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। देखो इस प्रकार से राइटिंग बना बनाकर आपको लिखनी है। अगर आपको देखो पाठ का नाम नहीं याद है, इनके लेखक का नाम नहीं याद है, तो आपको कोई भी पाठ का नाम याद हो, आप लोग हिंदी के सारे पाठ के नाम तो याद कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पाठ का नाम याद है, उस पाठ का नाम लिख दो और उसके लेखक लिख दो, बस आपको इतना तो काम कर देना, लेकिन आपको ये बिल्कुल सही लिखना है। तो यहाँ पर अगर आपका ये 2 नंबर का प्रश्न है तो आपका 2 नंबर नहीं मिलेगा, तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा ना। तो 1 नंबर थोड़ा कम है क्या? तो 1 नंबर तो आराम से ला ही सकते हो। अगर कुछ याद भी नहीं है तो इस प्रकार से कर सकते हो। इसके बाद सेकंड नंबर में हमारा क्या क्वेश्चन दिया उसको पढ़ेंगे। सेकंड नंबर में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर जितने भी रेखा खींची, यहाँ पर लाइन नीचे अंडरलाइन है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे नीचे से, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये आपको हेडिंग इस प्रकार से डाल देनी, राइटिंग बना बनाकर, ठीक है। हेडिंग जैसे आपने डाली तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक लाइन याद कर लेनी। कौन सी? इसमें एक लाइन याद कर लो, लेखक कहता है कि, चाहे कोई भी गद्यांश आ जाए, दुनिया का कोई भी गद्यांश आ जाए, ये ट्रिक अप्लाई कर देना। लेखक कहता है कि, यहाँ तक आपका हो गया। बस आपको उठाना है पेपर, उठाना है आपको पेपर, जो आपका शुरू में दिया गया है ये, बस इसको छापना शुरू कर दो, इसको छापना शुरू कर दो भैया। क्या लिखना है? ईर्ष्या का यही, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, अनोखा वरदान है, वरदान है। तो आपको इस प्रकार से आपको कहां तक लिखना है? कम से कम आपको 4 लाइन लिख देना है। कौन सी? ये वाली कॉपी वाली, बोर्ड एग्जाम की कॉपी वाली, कम से कम 4 से 5 लाइन आपको इसमें गद्यांश में लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कम से कम यहाँ तक लिख देना, बात नहीं है, यहाँ तक तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग गद्यांश को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हमारा नंबर आ जाता है पद्यांश का। देखो अगर गद्यांश आपने कर लिया तो गद्यांश आपने कर लिया, इसके बाद आपको पद्यांश में, पद्यांश में क्या आपको करना है? तो सबसे पहले उसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या डालनी, उसमें भी प्रश्न उत्तर संख्या उसमें भी डालना है। जो आपका प्रश्न उसमें दिया हो, प्रश्न उत्तर संख्या जो आपका प्रश्न हो वो डाल देना। इसके बाद उसमें भी आपको संकेत डालना है, संकेत डालेंगे। संकेत में बिल्कुल उसी प्रकार से जो आप लोग पद्यांश लिख रहे हो उसी का लिखेंगे हम लोग संकेत डालकर। इसके बाद जो आपका संदर्भ हो, संदर्भ लिखेंगे। जो देखो अगर आपको कभी नहीं याद है तो जो आपको कभी याद है, जो आपको लेसन का नाम याद है, जो पाठ का नाम याद है, वो बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5 नंबर का, अगर 6 नंबर का गद्यांश है तो आपका 4 नंबर तो आने ही वाला है पक्का, अगर इस ट्रिक को अप्लाई कर दिया। तो इसी प्रकार से आपको पद्यांश भी सॉल्व कर देना है। इसी प्रकार से आप लोग गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है हमारी बारी किसकी? संस्कृत की। इसके बाद हमारा नंबर आ जाता है किसका? संस्कृत का। उसमें हम लोग गद्यांश कैसे करेंगे? जो संस्कृत का गद्यांश आता है उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे तो वो भी देख लो। उसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है। यदि आपको एक इस प्रकार से आपका एक संस्कृत में गद्यांश देखने को मिलेगा, 2 आपके गद्यांश आते हैं। एक आपका गद्यांश ये वाला रहा, नीचे आपका गद्यांश ये दिया गया है, दुर्मुख द्वितीया कसा घाता, ये आपके सामने इस प्रकार का गद्यांश है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे आपका इस प्रकार से गद्यांश दिया रहता है तो इसको आपको क्या करना है? कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर डालना है यहाँ पर।
सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर डालना है, जो आपका उसमें पेपर में प्रश्न दिया हो। प्रश्नोत्तर मान लो आपका कौन सा नंबर है, प्रश्नोत्तर नंबर 6 है, तो आपको 6 नंबर पर डाल देना है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिख देना। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे संकेत। संकेत में हम लोग क्या करेंगे, संकेत में अभी हमने बताया था, जैसे ये लिखा है दुर्मुख द्वितीया, तो आप लोग इसी प्रकार से लिखोगे दुर्मुख, दुर्मुख और द्वितीया, द्वितीया। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा है, ये लिखा है चा, तो यहाँ पर हम लोग चा कर देंगे, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर क्या कर देंगे चा, और ये फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको संकेत लिख देना है। जैसे आपका संकेत लिख जाए तो आपको हेडिंग डालनी है, जो प्रश्न में पूछा जाए। आपको क्या यहाँ पर पूछा गया है, संदर्भ सहित लिखिए, प्रश्नों का किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो फिर आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ, फिर आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ। अब संदर्भ में आपको किस प्रकार से लिखना है, देख लो यहाँ पर ये लिखा है हमारा संदर्भ, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आसान सा। प्रस्तुत नाट्यांश या फिर प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, तो हिंदी तो लिख सकते हो। संस्कृत खंड से किससे लिया गया, चंद्रशेखरा, देशभक्ता चंद्रशेखरा, इससे आपका लिया गया है। अगर आपको इसका पाठ का नाम नहीं याद है तो दूसरा पाठ भी लिख सकते हो, जैसे आपका भारतीय संस्कृति हो गया, तो इस प्रकार से आप लोग दूसरा पाठ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कम से कम आधे नंबर तो आपके मिलने ही वाले हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है, जिस प्रकार से आपने हिंदी में किया था उसी प्रकार से ये भी कर सकते हो। और इसी प्रकार से आपका जो पद्यांश आएगा, संस्कृत में जो पद्यांश आएगा, संस्कृत में जो पद्यांश आएगा वो भी इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। जैसे हमने ये वाला देख लिया, उसी प्रकार से हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद जो आता है खंड का पूछा जाता है, क्या खंड का आता है वो देख लो। ये आपका देखो खंड का आपके सामने ये लिखा है, तो खंड का आपको किस प्रकार से करना है। जैसे आपका प्रश्न नंबर कौन सा लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 5, तो 5 नंबर पे आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी क्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर। देखो प्रश्न का सबसे पहले प्रश्न को देखना है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा था, 5 था हमारा, ये डाल देंगे। नीचे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। इस प्रकार से आप लोग कर देना ताकि देखने में आपको अच्छा लगने लगे, ठीक है। तो आपको फिर इस पे आपका इसमें दिया हो, जैसे आपके सामने इतने सारे खंड काव्य हैं, तो जो ये खंड काव्य आता है ना, तो वो अपने जिले के हिसाब से आता है। तो जिस भी जिले में रहते हो तो आप लोग इतना काम तो कर सकते हो, 1-2 दिन में तो खंड काव्य तो आराम से याद ही कर सकते हो। तो जिस भी जिले में रहते हो उस जिले का अपना अपना नाम कमेंट कर देना, या फिर अपने हिंदी टीचर से संपर्क कर सकते हो, तो आपको वो बता देंगे कि आपके जिले में कौन सा खंड का पूछा जाता है। अगर आपको वो भी नहीं पता चले, आपको याद भी नहीं होता है, तो आपको क्या करना, ध्यान दे लो इधर, आपको करना क्या है। तो आपको खंड काव्य के बारे में जैसे इस प्रकार से यहाँ पर, जैसे मुक्ति दूत में क्या करना होता है, जो कि गांधी जी के बारे में आपको लिखना होता है। इसी प्रकार ज्योति जवाहर में आपको क्या लिखा है, ज्योति जवाहर के खंड काव्य के नायक के, तो उसी प्रकार से आपको बना बना कर लिख देना है। जैसे इसमें भरत के चरित्र चित्रण की, तो आपका इसमें भरत दिया गया है। तो जिस भी जिले से हो, आपको सब नहीं करना है, ना इसमें एक करना है, तो जिस भी जिले से हो अपने अपने जिले का करना होता है। अगर आपने दूसरे जिले कर दिया तो आपका नंबर पूरा में पूरा कट जाएगा, केवल और केवल उसमें अपने ही जिले का करना होता है। तो सभी लोग फटाफट अपना जिला जरूर कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में जिला जरूर कमेंट करेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो तुरंत, और वीडियो को कर दो लाइक और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज आती रहती हैं, रोज शाम को आती रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया खंड काव्य। अब इसके बाद हमारा नंबर आ गया जीवन परिचय का। किसका, जीवन परिचय का। जीवन परिचय आपको किस प्रकार से लिखना है वो देखो। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय कौन कौन सा याद करना है। अगर आपके पास टाइम है तो इन तीन जीवन परिचय को याद कर सकते हो। कौन कौन सा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और जयशंकर प्रसाद का, और रामधारी सिंह दिनकर का। इनका जीवन परिचय याद कर सकते हो अगर आपके पास अगर टाइम बचा है। अगर नहीं टाइम है तो वो देख लो किस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, तो आपको हेडिंग बनानी है, हेडिंग बनानी यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6, प्रश्नोत्तर संख्या 6। जितनी अगर आप अच्छी राइटिंग बनाओगे आपका एग्जाम में उतना ही नंबर मिलने वाला है, क्योंकि नंबर राइटिंग का भी मिलता है।
इसके बाद जिसका भी जीवन परिचय आप लोग लिख रहे हो बोर्ड एग्जाम में, मान लो कि हम इनका लिख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कौन सा फर्स्ट नंबर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर डालेंगे हेडिंग फर्स्ट नंबर कौन सा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस प्रकार से डालेंगे हेडिंग। ये आपकी हेडिंग पड़ गई, ठीक है। अब आपको किस प्रकार से लिखना है, अब हमने एक जीवन परिचय का वीडियो बनाया था, उसमें हमने बिल्कुल अच्छे से बॉक्स वॉक्स बना के बताया था, वो उनके लिए जिनको सब कुछ याद है, तो वो उनके लिए, जिनको याद नहीं तो इस प्रकार से लिखना। किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर हेडिंग डालना जीवन परिचय, जीवन परिचय, इस प्रकार से हेडिंग डालना। तो किस प्रकार से लिखना, लिखना यहाँ पर लिखना, क्या लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म लिखना है यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। अब देखो इतना तो आप लोग बना के लिख सकते हो, लेकिन अब आपको इसके आगे एक कुछ भी नहीं याद है, एक अक्षर भी नहीं याद है, तो इनका जन्म कब लिखोगे, तो कोई भी आपको जीवन परिचय आ जाए, उनका जन्म 1800 प्लस कर देंगे, ठीक है, 1800 में कुछ भी जोड़ देंगे, वो आपका जन्म बना देना अपने मन से। ये ट्रिक केवल उन्हीं के लिए है जिनको कुछ नहीं याद है। और इनकी मृत्यु हमेशा बना देंगे 1900 से प्लस में। वैसे तो इनका जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1884 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, 1884 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी वो भी देख लो, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1941 ईस्वी में। तो चाहे कोई भी आपको जीवन परिचय आ जाए, या फिर कवि का आ जाए, या फिर लेखक का आ जाए, उसमें आपको जो जन्म करना है, जो आपको जन्म करना है वो 1800 से लगाकर आपको करना है, और जो मृत्यु करनी है वो आपको 1900 से लगाकर करनी है, 1900 से लगाकर करनी है, ठीक है। तो इतना आप लोग, और इनके बारे में आप लोग बना के लिख सकते हो, बिल्कुल अच्छा बना के लिखना। अब आपको ऐसा भी नहीं लिखना है कि ऊट पटांग लिखे जा रहे हो, ऊट पटांग उल्टा सीधा शब्द बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, उन्हीं से रिलेटेड, वो यहाँ गए थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई घर से करी थी, उनको इस भाषा ज्ञान था, उस भाषा का हिंदी भाषा ज्ञान था, इस प्रकार से आपको बनाकर लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद आ गया हमारा रचनाएं। तो आपको रचनाओं में क्या करना है, क्योंकि रचनाएं नहीं लिखोगे तो आपका 2 नंबर वहां से कट जाएगा। तो आपकी रचनाएं में क्या करना है, तो किसी की भी रचना याद हो, कोई भी किसी की भी रचना याद हो, वो रचना आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि इतनी सारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतनी रचनाएं हैं, बहुत हजारों रचनाएं, कम से कम हजारों रचनाएं हैं इनकी। तो एग्जामिनर को इतनी सारी रचनाएं तो नहीं याद है, तो आप लोग 2-3 रचनाएं आप लोग जो भी आपको याद है, अगर आपको इनकी ही रचना याद है तो वही लिखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे आप दूसरी रचना लिख के आ रहे हो। जो आपको याद है तो उसी प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जीवन परिचय भी देख लिया, इसी प्रकार से आपको कवि का कर देना है, इसी प्रकार बिल्कुल सेम आपको इसको कवि का भी करना है, जिस प्रकार से हमने इसका किया था उसका कवि का भी करना, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, एक आता श्लोक, एक श्लोक आता, उसको किस प्रकार से करना, अगर आपको नहीं याद है बोर्ड एग्जाम में, उसमें बोर्ड एग्जाम में एक आता श्लोक, वो भी कौन सा श्लोक लिखना होता है, जो आपका प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, वो आपको श्लोक लिखना होता है। तो आप किस प्रकार से करोगे, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे। तो कैसे, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या वो यहाँ पर डाल देंगे। ये हर एक क्वेश्चन में करना, क्योंकि इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें पेपर में आपको ढूंढना एक गद्यांश, जैसे इसमें एक गद्यांश आया था ये वाला, वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेह ग्रहे ग्रहे विद्याया दिव्यम ज्योति, ये आपका आया था इसमें गद्यांश। तो इससे आपको कैसे बनाना है श्लोक देख लो। तो सबसे पहले इसमें आपको बीच से एक लाइन उठानी है, जैसे आप लोग बीच से ये वाली लाइन उठा सकते हो, जनानाम ज्ञानाम च वर्धयति, तो इसको उठाओ आप लोग। किस प्रकार से आपको लिखना है, बिल्कुल राइटिंग बना कर, जनानाम, इस प्रकार से आपको लिखनी है इसमें, जनानाम ऐसे, और क्या दिया है, ज्ञानम, जनानाम ये दिया है ज्ञानम च वर्धयति, इस प्रकार से आपको लिखना है, ज्ञानम च फिर वर्धयति, वर्धयति, ठीक है। तो ये आपकी पहली लाइन बन गई। अब दूसरी लाइन कहाँ से बनाओगे, कहीं से भी उठा लो, कोई एक छोटी सी लाइन उठा लो, यहाँ से उठा लो, निशुल्क, निशुल्कम च विद्याम गृहंती, उठा लो भैया, निशुल्कम च विद्याम
विद्याम क्या लिखा, ग्रहंती, ग्रहंती। ठीक है, इस प्रकार से हमने दूसरी लाइन उठा ली। अब एक तीसरी लाइन उठा लेनी, चौथी लाइन उठा लेनी है। तो आपको 4 लाइनों में आपको इस प्रकार से श्लोक लिख देना। ठीक है, तो आपका एग्जामिनर जो है तो वो कुछ तो थोड़ा देखेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो अनदेखी कर देगा। तो आपको वो तो देखेगा नहीं कि आपने कहाँ से छांट के लिखा है, तो उसको तो लिखा मिलेगा, तो वो आपको फटाफट चेक करेगा और आपका श्लोक का 2 नंबर देकर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ट्रिक से आपको श्लोक बनाकर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो श्लोक भी। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है वो देख लो। ये देखो हमारा श्लोक एक दिया है, इसको याद कर सकते हो। अगर ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है तो इसको आप लोग लिख लेना बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब आपको संस्कृत में आपको प्रश्न उत्तर देना, लेकिन आपको नहीं याद है तो किस प्रकार से लिखोगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, तो आपको इसकी जगह पर आपको एक छोटा सा शब्द लिखना है। तो वो शब्द कहाँ से लिखोगे, आपको संस्कृत का ही शब्द लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जैसे लाभा केन वर्धते, आपको इसकी जगह पर इसको हटाकर एक छोटा सा शब्द लिखना है बोर्ड एग्जाम में। जैसे वीर केन पूजते, तो इस प्रकार से इसको हटाकर आपको छोटा सा शब्द लिखना है। इसको हटाकर आपको एक छोटा सा शब्द लिखना है। कहाँ से लिखो, कुछ भी बनाकर लिख सकते हो, वो भी संस्कृत का लिखना है आपको। इसी पद्यांश या गद्यांश से उठा लेना, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। तो आपका कुछ तो सही निकलेगा। अगर 2 नंबर का आएगा तो 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्नोत्तर भी बना लेना। इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है, विषय पर निबंध। तो आपको इन टॉपिक पर निबंध याद होना चाहिए, लेकिन आपको याद नहीं है तो किस प्रकार से लिखोगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या 9 दिया है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, हम अपना वही काम करेंगे। क्या, प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर डालेंगे हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 9 दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग हेडिंग डालोगे और जो लाइन खींचोगे वो स्केल से खींचोगे बिल्कुल सीधी। तो आपको कौन कौन सी हेडिंग आपको बनानी है, तो कोई भी निबंध आपके सामने आ जाए उसमें सबसे पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए प्रस्तावना। सबसे पहली हेडिंग होनी चाहिए आपकी प्रस्तावना, और सबसे अंतिम सबसे लास्ट हेडिंग होनी चाहिए, सबसे लास्ट हेडिंग होनी चाहिए कौन सी, उपसंहार। उपसंहार, तो आपको 2 हेडिंग जरूर बनानी है। सबसे पहली हेडिंग प्रस्तावना और सबसे लास्ट हेडिंग उपसंहार। बीच में आप कुछ भी हेडिंग बना सकते हो। मान लो कि हम प्रदूषण की समस्या पर समाधान पर इस पर निबंध लिख रहे हैं, तो पहली हेडिंग प्रस्तावना होनी चाहिए। फिर प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार का होता है, समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, आपको बना कर बिल्कुल आपको लिखना है। और उपसंहार कम से कम आपको 2 पेज में लिखना, 2 से 3 पेज में, 2 पेज में तो आपको लिखना ही लिखना है निबंध। तो इतना काम लोग अगर इतना काम कर दोगे तो आपका कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। तो 7 नंबर में कम से कम 5 नंबर तो आपके कहीं गए नहीं है। तो 5 नंबर ऐसे चेक करेगा एग्जामिनर, और 5 ले बेटा चले जाओ, 5 नंबर लेकर चले जाओ। तो अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है तो आप लोग आसानी से बिल्कुल ला सकते हो। अब आ गया हमारा लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा आता है वो कौन सा टॉपिक है वो देख लो, पत्र लेखन का। इसके बाद हमारा पत्र का आता है 10 नंबर। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्नोत्तर संख्या 10। और इस प्रकार से लाइनें खींच देनी है स्केल से खींचेंगे राइटिंग बना कर। राइटिंग हालांकि साफ नहीं है, इससे भी साफ राइटिंग आप लोग बनाओगे। तो आपको जो पत्र का उसका प्रारूप आना चाहिए, उसको लिखने का तरीका। तो सबसे पहले यहाँ आप लिखा जाता एड्रेस, तो यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस मेंशन होना चाहिए। कहाँ का आप लोग पत्र कहाँ को लिख रहे हो, तो एड्रेस सबसे पहले यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है सेवा में लिख सकते हो, या फिर महोदय लिख सकते हो, आपको जो लिखना हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ से लिखना है सविनय निवेदन है कि, अब बीच में आप लोग कुछ भी लिख सकते हो बना कर। वो बनाना कैसे, इससे बनाना है।
जिस पर भी आप लोग लिख रहे हो प्रार्थना पत्र उस पे आपको बनाना है। वैसे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए तो आप लोग लिख सकते हो, सबने निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और मेरे पढ़ाई करने में, स्टडी करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए सर कुछ ऐसा करिए कि मतलब इस तरीके से आप लोग बना कर लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, इधर आप लोग जैसे अब आपने इतना लिख दिया, जैसे आपने यहाँ तक इधर लिख दिया, इसके बाद आपको राइट साइड में क्या करना है, राइट साइड में लिखना है आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, इतना काम कर देना, ठीक है, आपका आज्ञाकारी। अब आपको यहाँ पर नाम नहीं डालना, केवल का डाल देना, खा डाल देना और गा डाल देना। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो पत्र भी। तो पत्र आपका कितने नंबर का आता है, देख लो 4 नंबर का पत्र आता है। तो 4 में से आपके 3 नंबर तो बिल्कुल आराम से मिल ही जाएंगे, 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए, बोर्ड एग्जाम में आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से ये अगर ट्रिक आपने पूरा अगर वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में फटाफट दिल जरूर भेज देना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको वीडियो समझ में आया है कि नहीं आया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।